सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो भाई? बढ़िया हो? बढ़िया हो सारे? बढ़िया हो तो आज, हाँ आज कोशिश करेंगे कि आज हम लोग अपना ख़त्म कर दें। आज सेक्शन डी का हमारा लास्ट चैप्टर बचा जो रोल ऑफ प्लानिंग। कोशिश करेंगे कि आज इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि मोरलेस जो जितनी भी बातें हम लोगों ने अभी तक करी है ना, वो बातें रिपीटेड हो गई अभी यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मेरे को लगेगा कि रिपीटेड है तो वहाँ पे मैं अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट कर दूंगा, और बाकी की जगह पे हम लोग जहाँ समझने वाली चीज़ें वहाँ पे स्लो करके चलेंगे। ठीक है, वो तो रहेगा। बड़ा शांत बैठा है, क्या हो गया? ब्रेकअप? किससे? मतलब कौन सी वाली से? हैं? नहीं, नाम बता देता हूँ तेरा, है ना यहाँ पे। तो फिर तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। एंजॉय कर फिर, पार्टी बन गई फिर तेरी तरफ से, है ना? पार्टी बन गई तेरी तरफ। चलो आ जाओ, बैक टू द टॉपिक। चैप्टर 21, रोल ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है बेटा, रोल ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। चलो 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 शांति, बस आ जाओ वापस। रोल ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। चलो, सो इन अदर वर्ड्स, सबसे पहले वर्ड देखते हैं बेटा, रोल ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो प्लानिंग पे चलेगा। ठीक है, प्लान करने में तो तुम लोग वैसे बड़े होशियार हो, है ना? कहाँ पे जाना है, किस टाइम पे निकलना है, कौन सा लेक्चर बंक करके निकलना है ना, तो प्लानिंग करके निकलते हो ना सारी की सारी। तो वही चैप्टर है बस यहाँ पे कि इकोनॉमिक की प्लानिंग करनी है। आज तुम्हें प्लानर बनाया जाता है लेकिन इकोनॉमी का, कि इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है आप लोगों ने। और इकोनॉमिक प्लानिंग देखेंगे कहाँ पे बेटा? अंडर डेवलप्ड में। एक चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी कि सेक्शन डी जो चल रहा है वो पूरा का पूरा ज़्यादातर ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर चल रहा है। तो आप लोगों के लिए आसानी है कि एक दूसरे चैप्टर में से आप लोग पॉइंट उठा के एक दूसरे चैप्टर में डाल सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये पॉइंट आ सकता है तो ईजिली उस पॉइंट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? प्लानिंग की बात करेंगे बेटा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की। कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आखिर हम लोग प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, कि आखिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम लोग प्लानिंग किस तरीके की करते हैं, उसकी बातें चलेगी अब यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी की पूरा चैप्टर जो है वो प्लानिंग के ऊपर चलेगा, ये याद रखना। इन द वर्ड्स ऑफ डरबिन, क्या नाम है, क्या बात है। तो इन द वर्ड ऑफ डुरबिन, वी और वी, हाँ दूरबीन नहीं है, डरबिन। ठीक है, लिखा दूरबीन टाइप है बट उसका नाम है डरबिन। ठीक है, चलो तो वी आर ऑल प्लानर नाउ। ठीक है, वी आर ऑल प्लानर नाउ। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस under which attempts are made to achieve given target of the economic development with a specified period of time। तो उन्होंने बोला कि we are all planner हो, कि हम लोग अब सब लोग क्या हैं? प्लानर है। ठीक है ना, सब लोग प्लानिंग करते हैं, है ना? एक रील देख रहा था मैं, वहाँ पे बोल रहा था, मतलब लड़की थी वो बोल रही थी पंजाबी में कि जेड़ी गेम तू मेरे ना खेड गया वो मैनू प्ले स्टोर ते नहीं मिली। देखी है? हाँ, बड़ी गेम है ना। चलो, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर ऑल प्लानर हो, कि आजकल हम सभी लोग क्या हैं? प्लानर है ना? सभी लोग अपने माइंड गेम खेलते हैं, है ना? हर एक बंदा क्या कर रहा है? प्लान करके चल रहा है। तो वही इन्होंने लिखा। तो दूरबीन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, देख लो, उसने पहले ही बता दिया था कि वी ऑल आर प्लानर नाउ। इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने गिवन टारगेट्स जो हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। बेटा हर एक बंदा प्लानिंग करके क्यों चलता है? ताकि वो बंदा अपने आने वाले टाइम में अपने जो गिवन टारगेट्स हैं, जो जितने भी वो टारगेट्स अपने सेट करके चल रहा है, उन सारे टारगेट्स को वो क्या कर सके? अचीव कर सके। तुम लोगों का टारगेट क्या है? हाँ, शादी करना? वो भी अच्छा है। ठीक है, चलो ब्रेकअप हो गया तेरा, अभी भी शादी के ऊपर तो टिका हुआ है ना? चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है कि जिसमें आप लोग क्या करते हो कि अपने गिवन इकोनॉमिक टारगेट्स जितने भी हैं, जितने भी आपके टारगेट्स चल रहे हैं, उन सारे के सारे टारगेट्स तक पहुंचने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग जो भी करते हो दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है जो भी आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आप लोगों ने टारगेट्स बनाए हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो मैं करता हूँ दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। अभी भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हो, ये सीरीज जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग करी है कि वो लोग एग्ज़ाम निकालेंगे, है ना?
यही प्लानिंग है ना तुम लोगों की, कुछ और प्लानिंग तो नहीं है ना। हाँ, तो आप लोगों की यही प्लानिंग है कि आप लोग ये सीरीज़ देख के अपना पढ़ के अच्छे तरीके से और अपने एग्जाम निकालोगे, तो प्लान करके चल रहे हो कि आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। तो उन्होंने यही बोला कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, एक ऐसी प्लानिंग जिसके थ्रू, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ईजी है। उसके बाद में आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि आखिर प्लानिंग के फीचर क्या है। मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को, बेटा जब भी फीचर्स आए तो घबराना नहीं है, बोनस पॉइंट होता है। फीचर का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर को देख के तुम्हें जैसा भी, जो कुछ भी समझ आ रहा है वो यहाँ पे डाल दो। सबसे पहला क्या है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, प्लानिंग करने वाली। अब जितने भी इकोनॉमिक प्लान्स है, आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा पहले नाम या नहीं सुना होगा, 5 ईयर प्लान्स आते हैं हर साल, हर 5 साल बाद, हर साल बोल रहा हूँ, हर 5 साल बाद एक 5 ईयर प्लान आता है। तो वो प्लान 5 सालों के लिए वैलिड रहता है। मतलब इस साल अगर उन्होंने बोल दिया कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा सारा काम करेंगे, तो वो प्लान एक प्लान बन जाएगा जो 5 सालों तक क्या करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो 5 ईयर प्लान करके इस तरीके से वो क्या करता है, प्लानिंग चलती रहती है। एक काम मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लो कहीं पे, कि आप लोगों को ये चेक करना है कि अभी रीसेंट कौन सा प्लान चल रहा है। मतलब जैसे 12th है, 13th है, 14th है, 15th है, अभी रीसेंट कौन सा प्लान ऑन गोइंग चल रहा है, ठीक है। ये चेक करके आओगे और ये लिखोगे तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो प्लानिंग करती है, वो प्लानिंग करने वाली कौन है, प्लानिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है। पहले जो प्लानिंग अथॉरिटी होती थी ना, वो उसका नाम होता था प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन। अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया नीति आयोग। क्या नाम कर दिया, नीति, NITI, नीति आयोग उसका नाम कर दिया। उसमें क्या करता है, वो एक डिपार्टमेंट है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी की प्लानिंग करता है और उस प्लान को फिर बाद में एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बुलाया कि इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाली क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है। उस सेंट्रल अथॉरिटी का नाम क्या है, नीति आयोग। पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था और ये सारे के सारे डिसीजन लेती है। समझ लगा है, प्लानिंग क्या करती है, ये सारी की सारी प्लानिंग करके लेती है, सारे सारे डिसीजन लेती है। द ऑल सेंट्रल इकोनॉमिक डिसीजन, जितने भी सेंट्रल लेवल के डिसीजन है, वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है, अपनी अथॉरिटी लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी की। आखिर 3 डिसीजन लेती है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो ये शायद आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 11th-12th में की बातें हैं ये, कि वहाँ पे ये इकोनॉमिक प्लानिंग के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे कि अगर 3 डिसीजन लेने होते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि आखिर क्या बनाना है, कितना बनाना है और कितने लोगों के लिए बनाना है। तो दैट इज द इकोनॉमिक डिसीजन जो कौन लेता है, दैट इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है सर। दूसरा, सेट ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करती है, आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देती है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। आपके लिए एक टारगेट सेट कर देती है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करके देती है। जैसे कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट देनी है, आपको अपनी रिडक्शन करनी है किसमें, इन इक्वालिटीज़ में, वेल्थ और इनकम की। कहाँ जा रहा है, इनकम और, ठीक है। जैसे कि आपको इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, तो आपको एक टारगेट सेट करके देता है कि इस साल आप लोगों का टारगेट क्या है, कि मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है। इस साल हमारा टारगेट कि हम लोग जो इनकम में भेदभाव करते लोग, उनकी इनकम की भेदभाव को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो एक टारगेट सेट करके दे देती है, ठीक है सर। उसके बाद में गवर्नमेंट कंट्रोल है। क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल है। पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, क्योंकि बेटा पूरी प्लानिंग कौन कर रही है, नीति आयोग कर रही है। तो नीति आयोग किसके कंट्रोल में चल रही है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल चल रहा है, ठीक है सर। फिर फॉर्मुलेशन होता है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सेटअप करके देती है। क्या करके देती है, प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है कि इस चीज़ में हम लोग, इस साल में हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम डेवलप करके देती है। प्रोग्राम का मतलब आप लोग ऐसे लोग समझ लो कि प्रोग्राम और पॉलिसीज बना के देती हैं, कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि आखिर इस साल हम लोग क्या करेंगे और इस साल हम लोग क्या नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम डिस्कस करता है डिटेल में बताया जाता है कि हम लोग किस सेक्टर के ऊपर खर्चा करेंगे, कैसा खर्चा करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो वो सारा का सारा प्लानिंग जिस जब पूरे के पूरे डिटेल में बताई जाती है, दैट इज प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद में है कंप्लीट डेवलपमेंट। जितना भी प्लान किया जाता है, जो भी सेंटर लेवल पे जो अथॉरिटी बैठी है, वो जितना भी प्लानिंग करेगी, वो सारी की सारी डेवलपमेंट को ध्यान में रख के करेगी। कंप्लीट डेवलपमेंट का ध्यान रखेगी कि आखिर डेवलपमेंट होती रहे, क्या होती रहे, डेवलपमेंट होती रहे। इसी का ध्यान रख के ये प्लानिंग अथॉरिटी क्या करती है, काम करती है। उसके बाद में एक डेफिनेट टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, डेफिनेट टाइम। जैसे मैंने बताया था कितने सालों का टाइम पीरियड होता है इनका, 5 सालों का, कि 5 साल तक का प्लान चलता है। और अभी कौन सा प्लान चल रहा है, ये मैंने आप लोगों को घर पे काम दिया कि आप लोग ये ढूंढोगे कि कौन सा अभी रिसेंट प्लान चल रहा है। तो ये फीचर्स हैं, क्या हैं, फीचर्स हैं
ये फीचर्स हैं कि आखिर कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप लोगों को ये करने में हेल्प करते हैं, आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है। ठीक है, तो इसको याद पता कैसे रखना, इसको याद रखना कि एक सेंटर लेवल पे अथॉरिटी है, देखो एक सेंटर लेवल पे अथॉरिटी है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। समझ आया, एक सेंटर लेवल पे अथॉरिटी है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। और जो भी ये अथॉरिटी काम करती है ये अपना एक टारगेट सेट करके देती है, क्या क्या सेट करके देती है, टारगेट, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हो। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्टिव को ये बाद में क्या कर देते हैं, एक प्लान में फॉर्मुलेट कर देते हैं। ठीक है, एक फॉर्मुलेट कर देते हैं प्रोग्राम में, किसमें, प्रोग्राम में फॉर्मुलेट कर देते हैं, जिसमें डिटेल में बताया जाता है कि आप लोग क्या करोगे, कितना काम करोगे, किसके लिए खर्चा करोगे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंप्लीट डेवलपमेंट की, किसकी बात कर रहा है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट की। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये 5 सालों के लिए रखता है, कितना है, 5 सालों के लिए। तो पहले क्या बोला मैंने, एक सेंटर लेवल की अथॉरिटी है। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है तो एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करके देती है, और वो ऑब्जेक्टिव से वो क्या बना देते हैं, प्रोग्राम्स बना देते हैं। ये प्रोग्राम किसकी बात कर रहा है, ये प्रोग्राम बात करता है कंप्लीट डेवलपमेंट की। और ये पूरी की पूरा जो प्रोसेस है वो कितने देर के तक चलता है, 5 सालों तक, एक डेफिनेट टाइम पीरियड तक चलता है। तो इस तरीके से तुम लोगों को ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये थे फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। चलो, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव है बेटा। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है, उसके बाद में है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और फिर आता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव आते हैं इसके। ठीक है, पहले कौन सा है आपका, पहले है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है पॉलिटिकल। बोलो साथ साथ में, कौन सा, पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है पॉलिटिकल। बोलो साथ में, अटेम्प्ट की कसम है तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी एग्जाम की कसम लगे, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता की। चलो आगे, आगे 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, कौन कौन से, पहले तो इकोनॉमिकल, दूसरा कौन सा है सोशल, तीसरा कौन सा पॉलिटिकल। ठीक है, पहले कौन सा है इकोनॉमिकल, दूसरा कौन सा है सोशल, तीसरा कौन सा पॉलिटिकल। एक बार फिर से, पहला कौन सा है इकोनॉमिकल, दूसरा कौन सा है सोशल, तीसरा कौन सा है पॉलिटिकल। तो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला सोशल कौन सा है, इकोनॉमिकल बाद में बढ़ते हैं। सोशल में कौन सा है, एक तो सोशल सिक्योरिटी है, एक सोशल इक्वालिटी है, और एक सोशलिस्टिक पैटर्न है। तीनों वर्ड सोशल पे है। पहला कौन सा, सोशल सिक्योरिटी, दूसरा है सोशल इक्वालिटी, और थर्ड है सोशल पैटर्न। ठीक है, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सोशल सिक्योरिटी, कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी है जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए, हमें ऐसी प्लानिंग करनी है जो कि सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करवाए, और हमें ऐसी प्लानिंग करनी है जो कि एक सोशल पैटर्न, सोशलिस्टिक पैटर्न बना के दे। सर इन तीनों का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताओगे। बिल्कुल बताएंगे बेटा, किसके लिए हम लोग आए हैं, आप ही के लिए तो आए हैं। तो इन्होंने बोला कि सोशल सिक्योरिटी में क्या मतलब होता है, कि जहाँ पे आपको परपेचुअल फेयर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, एक्सीडेंट्स का, डिसीजेस का। ठीक है, ठीक है, और ये लाइफ के अंदर रह के आपको रहता है। ठीक है, दो दे आर एक्सप्लॉइटेड टू इन्फ्लुएंस द क्लास ऑफ द सोसाइटी, एंड ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इज टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड द क्लास ऑफ सोसाइटी। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप, बताता हूँ बेटा। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब भी एक कंट्री में प्लानिंग करी जाती है तो वो लोगों को सोशल, ये सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो मैं सोसाइटी के लिए करूँगा, कि ऐसी प्लानिंग करनी है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। पहले तो ये समझो, तो इसमें किन का बेनिफिट होगा, लोगों का बेनिफिट चलेगा इनमें। ठीक है, लोग मेरे से सबसे पहले मांगेंगे क्या, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा, बेस्ट एग्जांपल दूं तुम्हें तो मैंने आयुष्मान कार्ड की एग्जांपल दी थी। आयुष्मान कार्ड आप सभी का बना है, आयुष्मान कार्ड बनना ना सभी का, है ना, क्यों हंस रहा तू, मेरे को पता सब कुछ, ठीक है ना। हाँ, आयुष्मान कार्ड आपका बना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सर्टन अमाउंट 5 लाख तक का, आई थिंक सो, है ना, इतने तक का पैकेज है। पैकेज मतलब कि अगर इतने तक की आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में जितना भी खर्चा हुआ वो आपका कौन 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 प्रोवाइड करवा के देगी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा के देगी। इतने तक का इलाज कितना कौन करवा के दे रही है, गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी, बिल्कुल सर, कि एक इंसान को लाइफ का खतरा है। जैसे अभी मैं यूएसए की बात करूं तो वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना ही हुआ, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर वहाँ पे कोई भी इंसान कि कोई मेडिकल का कोई खर्चा आता है, ठीक है, या उसका कोई पढ़ाई का खर्चा आता है, तो एक सर्टन एज तक गवर्नमेंट उसका सारा का सारा खर्चा उठाती है ना, तो इतनी इतनी देर तक का गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। तो मतलब ये सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा कंट्री में रह रहा है ना, कोई भी बंदा कंट्री में रह रहा है, तो वो अपनी कंट्री में रह के अपनी गवर्नमेंट से इतना तो डिमांड करता ही है कि यार देखो, कल को मेरे को कुछ हो गया, मैं मर गया, मेरे को कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो यार मेरी सारी कमाई हुई तो इसी में लग जाएगी, तो मेरे को थोड़ी सी हेल्प करो, ताकि कल को कुछ हो तो मेरी गवर्नमेंट जो है वो मेरी हेल्प करे इस चीज़ के ऊपर। तो डेट इज सोशल सिक्योरिटी, कि अगर आपकी लाइफ में परपेचुअल फेयर होता है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, डिसीजेज हो जाएंगी, उस केस में ऐसी प्लानिंग करते हैं वो लोग कि इन चीज़ों से आप लोगों को बचाया जा सके।
तो मैंने आयुष्मान कार्ड की एग्जांपल जो दी है आप लोगों को, वो यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो कि सोशल सिक्योरिटी में आपको एक हेल्थ पैकेज का जो डर है, हेल्थ का जो आपका डर है वो कवर करने की उन्होंने कोशिश करी है, तो इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऐसी प्लानिंग करनी है जिसमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, दूसरा सोशल इक्वालिटी। सर सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? एक ऐसी प्लानिंग करनी है बेटा जो कि सोशल इक्वालिटी लाइक इसमें पीपल्स में सोशल इक्वालिटी एवर every citizen enjoy equal opportunity of his or her development in the project progress। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सोशल इक्वालिटी एवरी सिटीजन मतलब हर एक पर्सन को इक्वालिटी है, हर एक पर्सन इक्वालिटी है, हर एक पर्सन को इक्वालिटी है कि वो बंदा जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए हैं उसको वो पर्सन भी इक्वली ही उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हर एक पर्सन को हक है कि वो एम्प्लॉयमेंट लेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू इस क्वालिफिकेशन। मतलब जैसे SC ST वाला काम था पहले, है ना, और बाकी उन्होंने पहले उनको क्या करते थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी शुरू करी है। फिर जनरल के लिए कुछ क्लासेस बना दे दी गई हैं, ठीक है, SC के लिए अलग क्लासेस बना दी गई हैं। इसमें क्या करा गया उन्होंने कि अगर कभी भी जॉब्स निकलेंगी तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये वाले बंदे ही पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ ये वाले बंदे ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हर एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा। अगर आज गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं तो क्या कोई भी पर्सन जो भी उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिसाइड किया, जैसे उन्होंने बोला कि 21 से लेकर 30 साल का बंदा ज्वाइन कर सकता है, तो क्या वहाँ पे कास्ट सिस्टम बेस होगा या फिर हर कोई भी बंदा आके वहाँ पे क्या कर लेगा, उसको ज्वाइन कर सकता है? तो कोई भी बंदा वहाँ पे एप्लीकेशन डालेगा, फिर उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर कल को किसी भी तरीके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाते हैं हम लोग, है ना, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाते हैं तो वहाँ पे सभी को क्या है, इक्वालिटी है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग आएँ और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा ले सकते हैं। और लास्ट में क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न है। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब है एक ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें सोसाइटी के ऊपर सारा का सारा कंट्री ध्यान रखेगी और सोसाइटी के लिए प्लानिंग करके चलेगी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही चलेगी। इजी। तो 3 पॉइंट से सोशल के 3 पॉइंट है। पहला कौन सा है? एक तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, जिसमें उसकी नीड क्या है, एक्सीडेंट हो गया या उसकी हेल्थ का कोई इशू हो गया या उसकी अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी चक्कर हो गया तो उसमें गवर्नमेंट उसको क्या प्रोवाइड करवाएगी, थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी। दूसरा था कि सोशल इक्वालिटी है, हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या उसकी प्रोग्रेस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज ले सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या था, एक सोशलिस्टिक पैटर्न बेटा बनाना है। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब होता है एक ऐसा पैटर्न बनाना जिसमें सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सारा का सारा ध्यान रख के चलती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है सोशल के। फिर आता है पॉलिटिकल के सिर्फ 2 ही पॉइंट है बेटा। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक तो देश में शांति बनाए रखना, ठीक है, कि बिलीव डेट द पॉवर्टी इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेजर प्रोस्पेरिटी इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री देयरफॉर ऑफरिंग द लार्ज इंटेंशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री टू रिमूव द पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड बैकवर्ड्स हैं। तो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऑफर करती है लार्ज असिस्टेंस, मतलब जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री के साथ में ऐसे रिलेशंस बनाएं ताकि डेवलप्ड कंट्री हमारी कंट्री की हेल्प करें, जिसमें हम लोग पॉलिटिकली हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस ये खत्म कर सके। इसीलिए तो हमारी कंट्री बाकी कंट्रियों के साथ में क्या करती है, फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीज हमें असिस्ट करेंगी हमारी कंट्री को भी डेवलप्ड करने में। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आएगा कि हम लोग क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं बेटा, पीस का मतलब क्या होता है, शांति स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस इन चीज़ों को खत्म किया जाए और डेवलप्ड कंट्री के साथ में ऐसा रिलेशन बनाया जाए पॉलिटिकली कि वो कंट्री हमें असिस्ट करें इन चीज़ों को खत्म करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिफेंस। पॉलिटिकल के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो पीस और दूसरा क्या है, डिफेंस। डिफेंस में क्या लिखा हुआ है कि ऐसी प्लानिंग करनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है जो कि आपके डिफेंस एंड फ्रीडम ऑफ द कंट्री की फ्रीडम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, उसको स्ट्रेंथ करे। क्योंकि डिफेंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही कंट्री डेवलप होगी। क्योंकि अगर कल को आपकी कंट्री की डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो कल को जो आप लोग जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लो, कल को तो कोई भी आगे तुम्हारे देश के ऊपर हमला कर देगा ना। तो डिफेंस का भी स्ट्रॉन्ग होना क्या है, ज़रूरी है। तो पॉलिटिकली क्या करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में ये भी ये पॉइंट आता है कि आखिर हमारी डिफेंस के ऊपर भी खर्चा किया जाता है और ऐसी प्लानिंग की जाती है कि डिफेंस को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि कंट्री की जो फ्रीडम है और कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही मजबूत हो सके। ठीक है बेटा, तो 2 पॉइंट थे पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हमारे 2 हैं, पहला तो हमें पीस, शांति मेंटेन करनी है और दूसरा हमें क्या करना है, डिफेंस के ऊपर खर्चा करना ताकि कंट्री को और भी स्ट्रेंथ बढ़ सके। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या आते हैं देखते हैं। इकोनॉमिक में
कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इंक्रीज़ करूँ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि जो पर पर्सन की इनकम है वो इंक्रीज़ कर सके, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो, ऐसी प्लानिंग करनी है। ऐसी प्लानिंग करनी है जो आपकी इनकम की इनइक्वालिटी को ख़त्म करे। ऐसी प्लानिंग करनी है जो आपकी रीजनल इनइक्वालिटी ख़त्म करे। अब सर इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है, रीजनल इनइक्वालिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ ताकि उसकी इनकम थोड़ी कम हो सके, पुअर को सब्सिडी दो ताकि उसकी इनकम बढ़ सके, ताकि ये दोनों के बीच में इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो सके और इक्वालिटी आ सके। समझ आया? रिच के ऊपर टैक्स लगाओ ताकि उसकी इनकम कम हो सके, पुअर को सब्सिडीज दो ताकि उसकी इनकम बढ़ सके, और ये होती है इनइक्वालिटी को ख़त्म करने का तरीका। तो ऐसी प्लानिंग करनी है जो कि क्या करेगी, अपनी इनइक्वालिटी को ख़त्म करेगी। दूसरा, रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे वैसे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे SEZ का वो पॉइंट आता है। किसका आता है? SEZ का, कहीं पे लिख लो, SEZ का पॉइंट आता है यहाँ पे। SEZ का। अब सर SEZ क्या होता है? SEZ को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसा कि अभी आप लोग इंडिया में रह रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ इंडिया डेवलप्ड है, डेवलप्ड का मतलब क्या होता है कि इंडिया के हर स्टेट जो है वो डेवलप्ड है। अब एग्जांपल के तौर पे लगा देते हैं कि इंडिया की कोई स्टेट है वो डेवलप्ड नहीं है। चलो एग्जांपल के तौर पे, ये तुम्हें वैसे भी मेरे को समझाना था ये पॉइंट, क्योंकि कल को तुम्हें बड़ा काम आएगा। तो जैसे कि ये लगा लो इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे करके इंडिया का मैप है, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग, अब हंसना मत, ठीक है, जैसी भी है समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि ये इंडिया का मैप है, और लगा लो इंडिया का ये जो पार्ट है ना ये अभी डेवलप्ड नहीं है, और बाकी का पूरा पार्ट जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो डेवलप्ड है। अब ये जो पार्ट जो डेवलप्ड नहीं है, इसको डेवलप करने के लिए ये लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं SEZ। क्या डिक्लेयर कर देते हैं? SEZ। ऐसे किसी स्टेट में भी हो सकता है, ऐसे किसी स्टेट के अंदर, जैसे पठानकोट के अंदर मैं बोलूँ कि लगा लो इधर वाला क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, किस कोई भी एरिया जो आपके आसपास का एरिया, तो लगा लो वो वाला एरिया डेवलप्ड नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एरिया जो है जो आपके पास वाला एरिया वो डेवलप्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को क्या बना देती है? SEZ। अब SEZ बनाने का मतलब क्या होता है कि बेटा जो भी इस SEZ के एरिया में जाके काम करेगा ना, SEZ के एरिया में जाके जो भी बंदा बिजनेस लगाएगा उसको बड़े सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। जैसे टैक्स से बेनिफिट दे दिया, इन अपने टैक्स से बेनिफिट मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तेरे ऊपर, या फिर आपको इजी लोन प्रोवाइड करवा देंगे, आपको सब्सिडियाँ ज़्यादा प्रोवाइड करवा देंगे, आपको असिस्टेंस गवर्नमेंट देगी। तो ऐसे बेनिफिट उसको दिए जाते हैं। अब क्या होगा, जितने बिजनेसेस इस एरिया में SEZ में जाके लगेंगे, ये SEZ वाला एरिया भी क्या करेगा, धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब ये डेवलप्ड हो जाएगा, जब ये डेवलप्ड हो जाएगा तो क्या ये बाकी एरिया के साथ में डेवलप्ड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। और सर जो 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 रीजनल इनइक्वालिटी है, रीजनल मतलब ये रीजन है, ये नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, ऐसे ऐसे करके जो अलग अलग रीजन्स है, तो ये जो रीजनल इनइक्वालिटी थी पहले, उस इनइक्वालिटी को इसने ख़त्म कर दिया। समझ आया? तो इसलिए SEZ बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसी प्लानिंग करनी है जो आपकी रीजनल इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सके। होप सो समझ आया होगा, ठीक है। अब बेटा रेगुलर बैच नहीं है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाता। अभी जितना तुम लोगों को समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे करो तो फिर से समझ लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें चैप्टर भी कंप्लीट करना है, अगर एक ही पॉइंट पे रहेंगे तो फिर शायद से मुश्किल हो जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या थे? पहला ऑब्जेक्ट ये था कि मेरे को नेशनल इनकम इंक्रीज़ करनी है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करनी है। दूसरा, मेरा ऐसी प्लानिंग करूँगा कि मेरी इनकम इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, मेरी जो रीजनल इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाए। तो 2 पॉइंट तो हमारे रिड्यूस के आगे, ठीक है, 2 पॉइंट किसके आगे? रिड्यूस के आगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसी प्लानिंग करनी है जो प्राइस को स्टेबल रखे, ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो, ना तो महंगाई हो और ना ही सस्ताई हो, है ना। शाबाश, मेरे को पता था, मेरी राइम में चला करो, है ना। महंगाई और सस्ताई, कल भी मैंने बोला था कि बेटा सस्ताई जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ना तो ज़्यादा महंगाई हो और ना ही बिल्कुल ही डिमांड कम हो, कि इतना भी ना हो कि कल को कोई बंदा डिमांड ही ना कर लो, ठीक है ना। तो मेरे को प्राइस को स्टेबल रखना है, कि ना तो ज़्यादा प्राइजेस रखने हैं ज़्यादा, ना ही बिल्कुल कम प्राइस रखना है। एक क्या रखनी है? इक्वालिटी रखनी है, एक इक्विलिब्रियम बना के रखना है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी हो, फिर ऐसी प्लानिंग करनी है क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसी प्लानिंग करनी है कि मेरे जो रिसोर्स है, मैंने बोला था ना, जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पे ये पॉइंट डाल देना, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मेरे रिसोर्सेज हैं, ऐसी प्लानिंग करनी है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सारे के सारे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। फिर सेल्फ सफिशिएंसी मतलब वो जो सेल्फ रिलायबल बनना चाहिए। ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग करो कि जो चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस करनी शुरू कर दें, ऐसी प्लानिंग करो। तो ऐसे प्लानिंग करेंगे, ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो है वो याद करोगे और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा।
अब थांबा, रुक जाओ। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मेन फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, क्या क्या मेन फीचर थे? अबे देख के नहीं बोलना। क्या थे मेन फीचर्स? कौन कौन से फीचर्स याद हैं? पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है सर, जो हम लोग टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं। और ऐसी प्लानिंग क्या करते हैं? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स। फीचर्स के मतलब क्या पढ़ा था? कि पहले तो एक सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी, आया याद? ठीक है, एक सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है, ठीक है, जिसका नाम नीति आयोग था और वो सारे काम करती है। ठीक है, और नीति आयोग जो है, जो सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ऊपर से कौन कंट्रोल करता है इसको? गवर्नमेंट कंट्रोल की। तो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर ये सेट करके देती है मेरे को एक ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं, उसके बाद में क्या बनाते थे? प्रोग्राम्स बनाते थे, याद है? प्रोग्राम्स बनते थे। ठीक है, प्रोग्राम मतलब डिटेल्ड में बताते थे कि क्या कुछ करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कितने देर में खत्म हो जाना चाहिए? एक डेफिनेट टाइम में, दैट इज 5 ईयर्स। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसको तो सारे याद है वो तो थपथपाओ अपनी पीठ पे, जिसको नहीं याद है वो याद करेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव। तो सर ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पढ़े हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल, सेकंड वन इज सोशल, थर्ड वन इज कौन सा था? अबे थर्ड वन बोलो, पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम लोगों ने कितने पढ़े? 3 तरीके से पढ़े, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। देखना, ठीक है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल में सर ज़्यादा पॉइंट्स है। पॉलिटिकल और सोशल हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसमें भी सोशल पहले पढ़ा था। अरे सोशल तो है ही सान ना, 3 पॉइंट सोशल के हैं। पहला सोशल, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इक्वालिटी, सोशलिस्टिक पैटर्न। क्या बोला मैंने? सोशल सिक्योरिटी, सोशल इन इक्वालिटी और सोशल पैटर्न। ठीक है, सोशल पैटर्न या सोशलिस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये तो सोशल वाले खत्म हो गए। फिर आते हैं 2 पॉलिटिकल के। पॉलिटिकल के 2 पॉइंट थे, एक तो डिफेंस पे करना और एक पीस बना के रखना। याद है? एक तो डिफेंस पे खर्चा करना और एक पीस इस्टेब्लिश करना। और इकोनॉमिकल के में तो सर ऐसा था, एक तो इंक्रीज करनी थी पर कैपिटा इनकम। फिर 2 पॉइंट इकट्ठे थे जो रिड्यूस वाले थे, एक तो रिड्यूस करनी इनइक्वालिटी, एक रिड्यूस करनी है इनकम इनक्वालिटी। एक तो इन इक्वालिटी इन इनकम रिड्यूस करनी है, एक इन इक्वालिटी इन रीजनल, ठीक है, वो रिड्यूस करनी है, रीजनल इन इक्वालिटी खत्म करनी है। फिर था प्राइस को क्या करना है? स्टेबल करना है। फिर फुल वाले 2 पॉइंट है, देखो ये 2 फुल वाले पॉइंट आ गए, ये 2 रिड्यूस वाले पॉइंट आ गए। ठीक है, 4 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए, और 2 पॉइंट ये याद रखना है, एक तो इंक्रीज करना है और एक प्राइस को स्टेबल रखना है। इतने भी कर लोगे तो बहुत है। तो मैं बोलता हूँ 2 रिड्यूस वाले कौन कौन से? एक तो इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, और दूसरा हम लोगों को क्या रिड्यूस करना है? अपनी रीजन इनइक्वालिटी रिड्यूस करें। तो ये 2 पॉइंट तो रिड्यूस वाला गए। फिर 2 पॉइंट ही हम लोगों ने कौन से पढ़े हैं? फुल वाले। एक तो फुल इंप्लॉयमेंट लाना है, एक फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं। ठीक है, और एक सबसे पहले वाला कौन सा पढ़ा था? इंक्रीज किसको करना है? पर कैपिटा इनकम को। ठीक है, और लास्ट में क्या याद रखोगे? एक प्राइस स्टेबिलिटी करनी है, और जिसको याद रहेगा सेल्फ सफिशिएंसी, वो सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस तरीके से अगर तुम लोग याद करोगे तो फिर आसान बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक अकेला अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो अगर उनको उठाना होगा तो आई थिंक सो कि वो लोग ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, आ गया प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ईजी है, आएगा तो नहीं मेरे हिसाब से। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी छोटा सा टॉपिक है। प्रोसेस में क्या है? सबसे पहले आप फॉर्मुलेट कर लो कि आपको क्या करना है। सबसे पहली स्टेज ही क्या है? कि प्लानिंग करनी है। सबसे पहले सिंपल वर्ड में प्लानिंग करनी है, अगर पहले फॉर्मुलेशन करोगे, प्लान बनाओगे कोई भी कि हमें क्या करना है इस बार। ठीक है, ड्राफ्ट प्लान बनाओगे और देखोगे कि आखिर हमें इस साल क्या क्या करना है और किस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उस प्लान को क्या करोगे? अडोप्ट करोगे कि ठीक है, जो भी प्लान बना वो सब कुछ ठीक है, कोई भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है, और अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर लोगे। फिर जो प्लान बना उसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, सॉरी, ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे, और उसके बाद में क्या करोगे? सुपरवाइज करोगे कि जो भी प्लान बना वो ठीक बना या नहीं बना। अरे सीधी सी बात है, घूमने जा रहे हो, सीधी सी बात है, घूमने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे? एक ड्राफ्ट पहले ऊपर से बात करोगे कि ठीक है, घूमने घूमने फिरने की बातें चल रही हैं, ठीक है, बातें चल रही हैं, दैट इज़ फॉर्मुलेशन। फिर प्लान बन गया वहीं पे कि चलो ऐसा करते हैं, मनाली घूमने चलते हैं। क्या करते हैं? मनाली घूमने चलते हैं। तो फॉर्मुलेशन कर दिया, एक ड्राफ्ट प्लान। फिर सभी से पूछा, यार चलोगे? यार तुम लोग कौन कौन जाना चाहता है? रेडी कौन है? ठीक है, तो सब लोग हाँ रेडी हो जाओ, पहले मनाली चले जाओ, पेपर बाद में दे देते हैं, है ना, पहले। ठीक है, तो उनको सभी से पूछ लो कि किस किस को जाना है।
तो फिर क्या हो जाएगा, अडोप्शन। तो जब सभी लोग मान जाएंगे फिर वो अडोप्ट कर लेंगे। और अगर किसी को चेंज करना है कि यार मनाली नहीं जाना, मनाली के साथ में चलो छोड़ो शिमला भी घूम आएंगे, ठीक है, कोई कह रहा नहीं यार सिर्फ मनाली चलेंगे, तो जो भी चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद में जो फाइनल प्लान होगा उसको क्या करोगे, अडोप्ट कर लोगे। अडोप्ट कर लिया, अडोप्ट करने के बाद में क्या करोगे, एग्जीक्यूट, कि चलो अब निकलो, ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे, अब घूमने चले गए। और घूमने चलने के बाद में सुपरवाइज करते रहना कि जिस अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सोचा था क्या उसी तरीके से प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा, दैट इज सुपरविजन करते रहना कि जिस होटल में बोला था उसी होटल पे रुक रहे हैं, ठीक है, खाना जहाँ पे खाना था वहीं पे खा रहे हैं, जो जो घूमना था वो सब कुछ घूम रहे हैं। दैट इज सुपरविजन करना कि जो प्लान करके हम लोग चले थे दैट इज सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो 20 नंबर में बनना मुश्किल है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग, फिर एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस हैं, नीड फॉर प्लानिंग है, प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग्स है, टाइप ऑफ प्लानिंग है। लंबा है टॉपिक पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। चलो ऐसा करो, प्री रिक्विजिट्स तक करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग। प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी आप एक प्लानिंग कर रहे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक सक्सेसफुल प्लान, एक सक्सेसफुल प्लान के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप लोगों को मनाली घूमने जाना है, तो वो मनाली जाने के लिए आप लोग जो भी प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल प्लान कब माना जाएगा, कब माना जाएगा कि यार इस बार का प्लान सबसे बेस्ट था, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान अगर सारा कुछ चले तो वो सक्सेसफुल प्लानिंग मानी जा रही है और आप लोग वो सब कुछ इंजॉय करके जाओगे जो लोग आप पहले से सोच के जा रहे हो। लेकिन अगर प्लान करके नहीं जाओगे तो क्या पता कैसा का ऐसा माहौल मिले। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब भी आप प्लान करते हो, प्री रिक्विजिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है कि प्लान करने से पहले आपको क्या क्या दिमाग में रख के चलना है, क्या क्या सोच के चलना है। अभी मनाली जाना तो क्या सोचना पड़ेगा सबसे पहले, सर वहाँ का वेदर क्या है, ठीक है, फिर वहाँ पे रहने का क्या है, ठीक है, हाँ, साथ में क्या रहना, ठीक है, बोल रहा पीने के लिए क्या लेके जाएंगे, है ना, बस यही चीज़ें, है ना, तेरा नाम बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, नहीं तो उन्होंने, तो उधर को ले जा, है ना, चलो सारा। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा वहाँ का वेदर क्या है, क्या कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, क्या खाने पीने के लिए, जैसे इसको पीने के लिए कुछ चाहिए, है ना, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, अलग अलग चीज़ें देखेंगे, फिर कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ घूमेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्लान करके चल रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। अगर वहाँ पे जाके वेदर ख़राब होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे जाके कहीं लैंडस्लाइड होगी तो क्या करेंगे, तो हर एक चीज़ की प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, है ना। तो अब इसी चीज़ से उन्होंने बोला कि सक्सेसफुल प्लानिंग करने से पहले, सक्सेसफुल प्लानिंग करने से पहले मुझे क्या क्या सोचना है। तो एक इकोनॉमी की, अब मनाली छोड़ के इकोनॉमी पे आ जाओ, ठीक है, इकोनॉमी पे आ जाओ कि अगर मैं इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहा हूँ तो पहले मेरे को क्या करना है, रिलायबल डाटा लेना है। सबसे पहला क्या लेना है, डाटा उठाना है, और वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने झूठा डाटा उठा लिया, कहीं से भी डाटा उठा लिया। तो डाटा जो भी उठाओगे, जहाँ से भी डाटा उठाओगे वो क्या होना चाहिए, रिलायबल। उसके बाद में सुटेबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी प्लानिंग कर रही है, ठीक है, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे आपका एक इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशलाइजेशन ऑफ द मेन ऑफ प्रोडक्शन इज़ नीडेड, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो प्लान कर रही है, जो कि एक क्या करे, इकोनॉमिक प्लानिंग को सोशलाइज करे, ठीक है, मतलब सोसाइटी के लिए भी सोच के चले, ठीक है, सोशलिस्टिक तरीके से चले, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नीडेड, जो जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो प्लानिंग करें, ठीक है। तो एक स्टेबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि सारी की सारी प्लानिंग करेगी। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए बेटा। अब अगर कोई अगर कोई कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है उस कंट्री का वो स्टेबल नहीं है, जैसे पहले एक पार्टी आती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, फिर तीसरी पार्टी आती है, फिर चौथी पार्टी आती है, तो हर साल पार्टी चेंज हो जाती है, हर साल मतलब हर 5 सालों बाद पार्टी चेंज हो जाती है। तो अगर पार्टी हर बार चेंज हो जाएगी तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यार उनकी डेवलपमेंट एक अच्छी ग्रोथ से जाएगी, क्योंकि जितनी देर तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जितनी देर तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उतनी देर तक प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जितनी देर तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, अब देखो एक पार्टी चल रही है, अब वो 10-15 सालों से एक ही पार्टी अगर कंटिन्यू चल रही है तो क्या वो इजीली लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकती है, हाँ बिल्कुल आराम से कर सकती है। लेकिन जहाँ जिस कंट्री में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एक साल मतलब कुछ सालों के लिए कोई सरकार है, अगले बार सरकार पलट गई, तो फिर जो प्लानिंग वो करके गई अगले बारी जो पार्टी आएगी वो अपनी प्लानिंग कर देगी। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो प्लानिंग अच्छे तरीके से चलेगी। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो बेटा प्लानिंग में थोड़ी सी क्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। फिर एफिशिएंट और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भी उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी उस प्लानिंग को बनाएगा वो डिपार्टमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, अपना काम बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुल मैनर में वो काम करेगा। और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जितने भी हर्डल्स हैं,
प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो एक ऑनेस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर आपको टारगेट सेट करने हैं और टारगेट के बारे में क्या सेट करनी है, प्रायोरिटी। कि टारगेट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या क्या अचीव करना है और उसमें भी हमें सबसे पहले क्या काम करना है। टारगेट का मतलब क्या होता है कि हमें क्या क्या अचीव करना है, लेकिन उनमें भी से भी सबसे पहले क्या अचीव करना है, दैट इज टारगेट्स एंड प्रायोरिटी। पहले टारगेट सेट करो और उसके बाद में प्रायोरिटी वाइज क्या कर दो, उसकी लिस्ट बना दो। पहले टारगेट सेट करो, फिर प्रायोरिटी वाइज क्या कर दो, लिस्ट बनाओ। फिर प्रॉपर बैलेंस रखना हर एक चीज़ में, ठीक है। कि ये ना हो कि आप लोग एक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और दूसरे सेक्टर क्या कर रहा है, बिल्कुल ही डाउन चल रहा है। तो प्रॉपर बैलेंस रखना है हर एक चीज़ के अंदर। और लास्ट में क्या है, पब्लिक की कोऑपरेशन। बेटा हर एक काम में पब्लिक की कोऑपरेशन चाहिए। अगर सरकार एक ऐसा प्लान लेके आती है जो किसी पब्लिक को पसंद ही नहीं आ रहा, पब्लिक को पसंद ही नहीं आ रहा, पब्लिक कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, क्या वो प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पब्लिक के लिए ही वो प्लान है और पब्लिक ही खुश नहीं है तो फिर उस प्लान का क्या करना, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को घुमाने लेके जा रहे हो और उसकी मर्जी नहीं है घूमने की और तुम लोग उसको ज़बरदस्ती से लेके जा रहे हो, तो क्या वो प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। तो पब्लिक की कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है। पब्लिक की कोऑपरेशन क्या है, ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पूरे चैप्टर में, कि आखिर अगर तुम लोग प्लानिंग करते हो तो तुम्हें पहले क्या सोचना है। डाटा अच्छा, सही डाटा लेना है, ठीक है। एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरे के पूरे प्लान को बनाएगी। पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करने के बाद में प्रायोरिटीज़ बनाओ। फिर उसके बाद में बैलेंस रखो और कोऑपरेशन रखो किसकी, पब्लिक की। अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे तो आपकी एक बेस्ट और अच्छी प्लानिंग निकल के आएगी। डन। चलो फिर आता है नीड ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये जो छोड़ा मैंने ये बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें हैं। पहले वो देख लो जो थोड़ी सी समझने वाली हैं। नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। अगर कोई कंट्री बेटा अंडर डेवलप्ड है, अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो क्या वहाँ पे प्लानिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तुम लोग खुद बताओ, चाहिए या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए सर। जितनी देर तक आप वहाँ पे प्लान नहीं करोगे तो वहाँ पे अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो वो कंट्री डेवलप कैसे होगी? तो मेरे को हर अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। अब उन्होंने बोला कि हमें वहाँ प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्लानिंग चाहिए? हम लोग विदाउट प्लान भी तो चलते हैं। कहते हैं विदाउट प्लान चल रहे हो तभी तो अंडर डेवलप्ड में आ रहे हो। अगर तुम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके चलते तो तुम लोग भी डेवलप्ड हो सकते थे। तो हमें वहाँ पे प्लानिंग करने की क्यों ज़रूरत है, उसके कारण बताएं। सबसे पहला, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो पॉवर्टी को ख़त्म कैसे करना, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। तो पॉवर्टी ज़्यादा होने के कारण मेरे को वहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ रही है। वहाँ पे एबल एंटरप्रेन्योर नहीं है, वहाँ पे ऐसे एंटरप्रेन्योर नहीं है, ऐसे बिजनेसमैन्स नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि एक कंट्री की डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर के ऊपर बड़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वहाँ की कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो वहाँ पे हमें ये प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसेस खुलेंगे उतनी ही कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। तो हमें ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ग्रो करने हैं, इसलिए मेरे को क्या करनी है, वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करनी है। फिर इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। पहले ही मैंने बोला था कि बेटा आप अपने रिसोर्सेज को क्या करोगे, फुली यूटिलाइज। अगर तुम्हारे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहे तो उसको क्या करोगे, फुली अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। तो इन्होंने बोला कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में लोग अच्छे तरीके से अपने एफिशिएंट तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, वहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर वहाँ पे इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है सर, दो तरीके की इनइक्वालिटी तो आपने पढ़ाई। एक आपने पढ़ाया इनकम इनइक्वालिटी होती है, एक आपने पढ़ाया रीजनल इनइक्वालिटी होती है। अब ये नहीं आ गई इनकम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। तो बेटा इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि रिच पीपल की मोनोपोली होती है कहाँ पे, इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है। तो ऑन द अकाउंट ऑफ इकोनॉमी रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर है, वही सेम पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी का पॉइंट है। तो इनइक्वालिटी अराइज हो जाती है इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कि मतलब रिच जो है वो ज़्यादा रिच होते हैं, पुअर जो है वो ज़्यादा पुअर होते हैं। और ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में चलता है कि रिच एक बार ही रिच है, पुअर एक बार ही पुअर है। जो आपने पॉइंट पढ़ा ना इनकम इनक्वालिटी वाला, वही सेम पॉइंट यहाँ पे बोला इन्होंने कि रिच जो है वो एक बार में ही रिच है, पुअर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो ऐसी प्लानिंग करनी है मेरे को कि इन दोनों के बीच में क्या आ सके, इक्वालिटी आ सके, ठीक है। तो इसलिए मेरे को प्लानिंग करने की क्या है, ज़रूरत है। फिर वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कम है। पूरा चैप्टर पढ़ा था तुम लोगों ने कैपिटल फॉर्मेशन का, याद है। इन्वेस्टमेंट, लोग कम इन्वेस्ट करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में, लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करनी है ये सिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अनबैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन है, छोड़ो इसको।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर डेवलप्ड कंट्री में ऑब्वियसली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना अच्छा होगा नहीं, तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब था, लेबर, कि अगर अबंडेंट ऑफ लेबर है, देखो ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा था उस दिन भी, देखो उधर ध्यान से, इन मोस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री लार्ज बैकवर्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे, ठीक है, लार्ज एंड बैकवर्ड पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बैकवर्ड बैकवर्ड तरीके से रह रहे हैं वो लोग, एंड लेस पॉपुलेटेड हैव डिसअपॉइंटेड क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, इन अदर वर्ड लिटरेसी रेट एंड हेल्थ स्टैंडर्ड आर very much low. The economic planning is necessary to reduce the growth rate of the population and improve the qualitative aspect। मतलब इन्होंने ये बोला है कि प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अंडर डेवलप्ड कंट्री में तुम्हें लेबर तो अबंडेंट में मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन पॉपुलेशन जो है ना वो बैकवर्डनेस की होगी। बैकवर्डनेस की मतलब कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो बैकवर्ड तरीके से रह रही होगी। तो हमें इसलिए प्लानिंग करनी है ताकि हम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर सकें और साथ में ही हम उनको क्वालिटी से रहना सिखाएं, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी कंट्रोल में होगी उतने ही ज़्यादा लोग क्वालिटी तरीके से रह पाएँ। अब ये मतलब क्या कि कंट्री में पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स हो गए, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बैकवर्ड तरीके से रह रहे हैं, उनके पास ना खाने के लिए अच्छे तरीके से कोई चीज़ है, ना उनके पास पहनने के लिए, ना उनके पास घर है, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी पॉपुलेशन का। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को प्लानिंग करके पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना है एंड साथ साथ में उनको क्वालिटी एस्पेक्ट सिखाना कि किस तरीके से क्वालिटी से रहा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो सभी को एम्प्लॉयमेंट ईजिली मिल पाएगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो उनकी इनकम आएगी तो फिर वो अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मेरे को क्या करनी पड़ रही है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ रही है। कहाँ पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉवर्टी है, एंटरप्रेन्योर्स कम है, एफिशिएंट तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनइक्वालिटी है उनकी, ठीक है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, कैपिटल फॉर्मेशन उनकी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके कारण मेरे को क्या करनी है बेटा, इकोनॉमिक क्या करनी है, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और लास्ट आता है कि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है प्लानिंग करने वक्त। तो पहला तो मेरे को प्रॉब्लम आती है कौन सी, इन्वेस्टमेंट की, कि आखिर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे। जैसे वेदर द ग्रोथ शुड बी बैलेंस और अनबैलेंस, कि जो ग्रोथ है वो बैलेंस है या नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन को डिसाइड करने पड़ता है। जो आपकी प्लानिंग कर रही है उसको ये डिसाइड करने पड़ता है पहले कि जो ग्रोथ है वो बैलेंस है या फिर नहीं है। वेदर हैवी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, कहाँ पे पैसा लगाया जाए, हैवी इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगाएं या स्मॉल इंडस्ट्री में लगाएं। तीसरा कि इन्वेस्टमेंट शुड बी इनकम ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी और सोशल वेलफेयर, कि जो पैसा इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट ने, जो भी पैसा गवर्नमेंट लगाएगी वो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के ऊपर लगाएं या सोशल वेलफेयर, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाएं या लोगों के भलाई के लिए ज़्यादा पैसा लगाएं, सोशल वेलफेयर के ऊपर पैसा लगाएं या कहाँ पे। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मैं गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट ने जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो कहाँ पे लगाए, पहले बैलेंस करने के लिए या अनबैलेंस करने के लिए। दूसरा, मैं इस पैसे को कहाँ पे लगाऊँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगाऊँ, लार्ज स्केल में लगाऊँ, या इस पैसे को मैं लोगों की भलाई के लिए खर्चूँ या मैं इसको प्रोडक्शन करवाने के लिए यूज़ करूँ। तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ, ये सबसे पहली प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट को अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्लानिंग करने वक्त, ठीक है। तो जब वो प्लानिंग करती है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको कंट्रोल कैसे करना, उसके लिए उसको सोचना पड़ता है। तो मेन प्रॉब्लम पॉपुलेशन की आती है, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड प्लानिंग इज नॉट सक्सीडेड विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। और जितनी देर तक प्लानिंग भी सक्सीड नहीं हो सकती, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल में ना आए। फिर हमें चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा तुम लोगों ने कि मेरे को कहाँ पे पैसा लगाना है, मेरे को लेबर इंटेंसिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है या मेरे को कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर ध्यान देना है। प्लानिंग कैसे करेंगे, लेबर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे या कैपिटल के ऊपर। लेबर के ऊपर ज़्यादा करेंगे तो कैपिटल पे नहीं जा पाएंगे, कैपिटल के ऊपर ज़्यादा करेंगे तो लेबर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, ये ध्यान मेरे को रखना ज़रूरी होता है। फिर ये छोड़ दो उसको, उसके बाद में कैपिटल फॉर्मेशन, कि कितनी कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, ठीक है ना। इन इकोनॉमी अदर हैंड द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज लो ड्यू टू द लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि अगर लोग सेविंग कम करेंगे, अगर लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। बट द अदर हैंड द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो इज हाई, दस द डिफिकल्टी टू अचीव द टारगेट ऑफ द प्लान। तो अगर मैं सेविंग ज़्यादा करवाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन लोग अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देंगे तो फिर खाएंगे कम। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को भी ध्यान में रख के चलना होता है। फिर लैक ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे पास अवेलेबल डाटा है, ठीक है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ
तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि आखिर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जिस डाटा को मैं यूज़ करके प्लानिंग कर रहा हूँ क्या वो डाटा रिलायबल है या नहीं है, क्या वो डाटा सही है या नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा। लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, कई बार पब्लिक मना कर देती है कि हमें आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं लगी, हम लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जब वो प्लानिंग करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जब वो क्या करती है, प्लानिंग करती है। ये टॉपिक तुम लोगों को ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, बस, ठीक है। टाइप ऑफ प्लानिंग आप लोग खुद करोगे घर से। क्या लिखा हुआ है, एक तो जनरल प्लान होता है जो सभी के लिए बनता है, पार्शियल प्लान होता है जो कुछ लोगों के लिए, सिलेक्टिव लोगों के लिए बनता है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जब प्लान बन रहा है और सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल बांटा हुआ है, जैसे हर एक स्टेट को पावर दिया कि तुम लोग खुद अपने तरीके से प्लानिंग कर लो अपने अपनी स्टेट की। जैसे पंजाब को अपनी पावर दे दिया, हरियाणा को अपनी पावर दे दिया, हर स्टेट को अपनी अपनी पावर दे दिया, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। फिर फंक्शनल का मतलब होता है किसी काम को लेके मतलब किसी पर्टिकुलर काम को लेके, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेके प्लान करना, ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर वाइज, जैसे कि आखिर इंडस्ट्रीज को लेके प्लान कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चरल प्लानिंग। फिर इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, इंड्यूसमेंट एंड डायरेक्शन, आप लोग इन्वेस्ट करके कहीं पे, या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर रहे हो, क्या करते हैं उसको, वर्ड को क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि आप लोग क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, डेट्स इंड्यूसमेंट प्लान, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है कि हम लोग इस बार जैसे आरबीआई को डायरेक्शन दे दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने, या फिर बैंक्स को बोल दिया कि इस बार लोन कम देना, तो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना। फिर फिजिकल प्लानिंग होती है कि जब फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर है, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा ये टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इतना कुछ खास नहीं है टॉपिक, एक बार रीड करोगे तो। ये जो इंपॉर्टेंट था, एक तो ये प्रॉब्लम वाला था, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये है, एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में नीड क्या है, और एक आपका ऊपर जो मैंने पढ़ाया था कि आखिर प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं सक्सेसफुल प्लानिंग के, ठीक है। और ये भी तुम लोग एक बार खुद से रीड कर सकते हो, पर चलो मैं करवा देता हूँ, फिर बोलोगे मैं नहीं करवाया। एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, अब ये देखो क्या पढ़ने पड़ रहा है कि प्लानिंग करोगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और प्लानिंग करोगे तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। प्लानिंग के एडवांटेजेस, प्लानिंग की लिमिटेशन। अगर तुम लोग प्लान करके चलोगे तो तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, अगर तुम लोग प्लान करके चलोगे तो तुम्हें नुकसान क्या होगा। ठीक है सर, देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो मैं अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है सर, बहुत बार पढ़ ली इसको। फिर बेटर सोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे तो मैंने बोला था मनाली जो जा रहे हो घूमने, तो तुम्हें पता वहाँ पे वेदर जो है वो सडन चेंज होता रहता है। तो अगर कल को चेंज हो गया, अगर तुम प्लानिंग करके गए हो, रेनकोट साथ में लेके गए हो, है ना, सारी प्लानिंग करके गए हो, तो तुम्हें पहले जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम्हें पहले से ही पता होगा अगर प्लानिंग करके चलोगे। फिर जो भी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको तुम लोग हैंडल कर पाओगे। सर साइक्लिक फ्लक्चुएशन कौन सी होती है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल। ये देखो इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल, पता नहीं देखा या नहीं देखा, कहाँ गया। ये जो है इसको बोलते हैं बूम, क्या बोलते हैं, बूम। जब सबसे ऊपर आते हैं इसको बोलते हैं बूम। ये पॉइंट होता है रिसेशन का। जब ये बिल्कुल नीचे आता है इसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ से जब होती है इसको बोलते हैं रिकवरी, ठीक है। तो बूम, यहाँ पे क्या होता है बूम, ये होता है आपका रिसेशन, ये होता है आपका डिप्रेशन, ये होती है रिकवरी। रिकवरी, तो रिकवरी यहाँ से शुरू होती है इनकी, ठीक है, रिकवरी यहाँ से शुरू हो जाती है इनकी। और बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ये 4 साइकिल होते हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, इसको साइक्लिक फ्लक्चुएशन बोलते हैं या फिर इसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले की प्लानिंग करी होगी बेटा, अगर आप लोगों ने पहले की प्लानिंग करी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ईजिली अपनी साइक्लिक फ्लक्चुएशन, जो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग पहले से इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, ईजिली हैंडल कर पाओगे अगर आप लोग प्लानिंग करके चल रहे हो। फिर अब प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी उतनी ही प्रोडक्शन होगी जितनी आपकी नीड है, ठीक है। अगर प्लानिंग करके चलोगे तो कोई भी वेस्टफुल प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप ओवर प्रोडक्शन नहीं करोगे। ओवर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो ऑटोमेटिकली उतनी ही प्रोडक्शन करोगे जितनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी जिसके कारण ओवर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस। फिर बैलेंस इकोनॉमी ग्रोथ, जैसे हम लोगों ने SEZ वाला पॉइंट पढ़ा था कि जो रीजनल ग्रोथ होगी, जो बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी। कोई भी रीजन ऐसा नहीं होगा कि कोई अंडर डेवलप्ड हो, सारे रीजन इक्वली डेवलप्ड होंगे और बैलेंस रीजनल ग्रोथ वहाँ पे निकल के आएगी।
फिर लेस इनइक्वालिटी, आपने इनइक्वालिटी भी बहुत सारी पढ़ी है। इनइक्वालिटी जैसे इनकम इनइक्वालिटी थी, वेल्थ और इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रिच ज़्यादा रिच से, पुअर ज़्यादा पुअर थे। तो ऐसी इनइक्वालिटी क्या होगी, कम होगी अगर आपने प्लानिंग करी होगी। सारी की जगह पे फुल एम्प्लॉयमेंट आएगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। तो ऐसे फ़ायदे होंगे अगर तुम लोग क्या करके चलोगे, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग पहले से करके चलोगे, ठीक है। तो ये फ़ायदे हो जाएंगे किसके, इकोनॉमिक प्लानिंग है। ईजी है, ठीक है ना, ईजी है कि प्लानिंग करोगे तो क्या क्या फ़ायदे हैं, और बाद में क्या आता है, प्लानिंग करोगे तो क्या क्या नुकसान है। अब इनको समझ लो, बस नुकसान वाले पढ़ लो कौन कौन से हैं। पहले तो एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को मैंने सिंपल वर्ड में लिखवाया था उस दिन, कंट्रोल। मतलब कंज्यूमर की चॉइस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बेटा अगर पहले से प्लानिंग करी हुई है कि इस बार हम लोग कंज्यूमर गुड्स कम बनाएंगे और कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएंगे, मतलब मशीन्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे, मशीन को ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कंज्यूमर गुड्स की कम प्रोडक्शन करेंगे, तो वहाँ पे कंज्यूमर का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को वही खाना पड़ेगा जो प्रोड्यूस होकर आएगा, ठीक है ना। तो कंज्यूमर की सोवरेनिटी क्या हो जाएगी, खत्म। अगर मैंने प्लानिंग पहले से करी हुई है, जैसे मैंने बोला कि जब हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग घूमने जाएंगे, हाँ अब मेरे पीछे मत पड़ना कि कल ही लेके चलो, जब भी हम लोग घूमने जाएंगे तो हम लोग सिर्फ हिमाचल घूम के आएंगे, ठीक है। सर सिर्फ क्या करेंगे, हिमाचल वाला एरिया घूम के आएंगे। अब कोई बोल रहा नहीं सर JNK भी लेके चलो, ठीक है, JNK भी लेके चलो। तो अगर मैंने प्लानिंग करी हुई है तो आप लोगों का कोई भी कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं चलेगा। अरे वह वो तो वैसे भी नहीं चलता आप लोगों का कंट्रोल, ठीक है। अगर मैंने प्लानिंग कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कंट्रोल के अकॉर्डिंगली चलेगा। जो कंज्यूमर की सोवरेनिटी, जो कंज्यूमर के जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर पहले की प्लानिंग करी है तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और कंज्यूमर की सोवरेनिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वट एवर द गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, वट एवर क्वान्टिटी, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, कंज्यूमर को वही खाना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लान करा हुआ है कंज्यूमर वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, नो रैशनल यूज ऑफ नो रैशनल यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। अनदर एक अलग क्या कहते हैं कंसेप्ट है, कौन सा, प्रोडक्टिव रिसोर्स का कोई भी रैशनल यूज़ नहीं हो पाएगा। नो ऑप्टिमम और रैशनल यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्लानिंग करी हुई है तो जैसी प्लानिंग करेंगे वैसे ही हम लोग अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जिस तरीके से बनाया गया होगा, जिस तरीके से यूज़ करना होगा, वो पहले से प्लान्ड होगा। तो हम लोग उसका कोई और तरीके से रैशनल, अगर मेरे को कोई लग रहा है कि नहीं यार इस लैंड को, इस लेबर को किसी और वे में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि पहले की प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है, तो रैशनल वे में यूज़ नहीं कर पाऊंगा। फिर नॉन अवेबिलिटी ऑफ द एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। अगर कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि हमें एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स, एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता, और अगर हमें डाटा ही अच्छा नहीं मिलेगा, अगर मेरे डाटा ही गलत मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो मेरी प्लानिंग है वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फिर डिफिकल्टी ऑफ राइट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। कई बार क्या होता है, आप प्लान तो बना लेते हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप लोगों ने प्लान तो कर लिया, घूमने जाओगे, लेकिन घर वालों से परमिशन ही नहीं मिली तो क्या करोगे, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना क्या होता है, कई बार मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम लोगों ने जो प्लान बनाया, कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाना क्या हो जाता है, पॉसिबल। आप लोग घर से घूमने के लिए निकले लेकिन बाहर बारिश होगी, पूरा का पूरा प्लान खत्म। सर हम लोग तो चले जाएंगे, हाँ तुम लोग तो चले जाओगे, लेकिन जो लोग नहीं जा पाएंगे उनका प्लान क्या हो जाएगा, वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कई बार प्लान बनाने के बाद में कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है, जिसके कारण आप लोग अपना प्लान इंप्लीमेंट कर पाने में मुश्किल और असहायक हो जाते हो। फिर आता है लैक ऑफ फ्रीडम। एक बार प्लान बन गया तो आपको प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और डिक्टेटरशिप हो सकती है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है बेटा कि ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ हो सकती है डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के ऊपर तानाशाही कई बार गवर्नमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है, तानाशाही गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट जो भी प्लान कर दिया, गवर्नमेंट बोले कि इसी अकॉर्डिंगली चलेगा, तो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। डिक्टेटरशिप का मतलब कि जैसे उन्होंने बोला फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, आप अपनी फ्रीडम से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर प्लान बन जाता है तो आपकी जो फ्रीडम है वो क्या कर जाती है, रुक जाती है। कई बार सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी जो है, सेंट्रल प्लानिंग जो है, सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी प्लानिंग जो है, वो डेफिनेटली पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप। अगर सेंट्रल प्लानिंग होगी, मतलब अगर सारा कुछ सेंटर खुद डिसाइड करेगी, तो वो जो प्लानिंग है वो क्या करेगी आपकी, वो प्लानिंग क्या करेगी आपकी, डिक्टेटरशिप को जन्म देगी। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि जब आपका कंट्रोल कुछ नहीं रहता और सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। फिर आता है डिफिकल्टी इन प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इसको छोड़ो अभी, ये देखो लेस इनिशिएटिव, ये छोड़ दो। उसके बाद में लेस इनिशिएटिव इन केस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग
पीपल लूज ऑल द इनिशिएटिव। एक बार प्लान कर दिया, जैसे आप लोगों को मैंने बताऊं, मैंने प्लान कर दिया कुछ भी, मैंने क्या कर दिया बेटा, प्लान कर दिया कुछ भी, तो जो मैंने प्लान कर दिया क्या सारा का सारा सिस्टम उसी तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, उसी तरीके से चलेगा। अगर जो मैंने प्लान कर दिया सारा का सारा सिस्टम क्या करेगा, उसी तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा? उसी तरीके से चलेगा सर। तो अगर मैंने जो प्लानिंग करी है अगर सारा सिस्टम ही उस तरीके से चलना है तो क्या तुम लोग अपना इनिशिएटिव लगाओगे? तो जब प्लानिंग हो जाती है, ठीक है, जब प्लानिंग चलती है तब लोग ज़्यादा इनिशिएट नहीं हो पाते, पीपल लूज ऑल द इनिशिएटिव, सारे इनिशिएटिव छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी चलनी तो है नहीं, क्योंकि जैसा प्लान बना हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा, तो लोग इतने इनिशिएटिव नहीं होते। लोग कब इनिशिएट बनते हैं? जब हम उनके ऊपर डिसीजन फेंक देते हैं कि यार मेरे को नहीं पता, जिस तरीके से मर्जी मेरे को काम करके दो। तो फिर आप लोग अपने इनोवेटिव आइडिया इनिशिएटिव लेते हो कि यार मेरे को किसी भी तरीके से काम पूरा करना, तो आप अपने अपने आइडियाज़ लगाते हो। लेकिन जब तुम्हें पता है कि प्लानिंग हो चुकी है, सारा कुछ पता है, पहले से डिसाइडेड है, तो कोई इनिशिएटिव क्यों लेकर ज़्यादा से ज़्यादा? फिर रिजिड इकोनॉमी हो जाती है। रिजिड का मतलब होता है ठोस, ठीक है। हार्ड इकोनॉमी हो जाती है कि आप लोग इजीली किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। अगर प्लानिंग हुई है पहले की तो आपको प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और हर एक चीज़ को आप इजीली चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइस एंड वेजिस, ठीक है। वेजिस और प्राइस में, ठीक है, एडजस्टमेंट करना, ठीक है, एडजस्टमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन इकोनॉमिक प्लानिंग यूजली देयर इज एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइस एंड वेजेस, प्राइस आर ऑफन हायर, वर्कर आर डिसगर्स्ड एंड दिस अनेबल टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस हाई हो जाते हैं और लोग जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको इतनी वेजेस नहीं मिल पाती। तो प्राइसेस हाई होने के कारण भी, ठीक है, उनको इतनी वेजेस नहीं मिल पाती, और जब उनको इतनी ज़्यादा वेजेस ही नहीं मिल पाएंगी तो वो कहाँ से अपनी हर एक वांट को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट बिटवीन प्राइस और वेजेस, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। अगर पहले की प्लानिंग कर दी है तो प्राइसेस हाई होते हैं और वेजेस को डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतनी वेजेस नहीं होती कि वो लोग अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि अगर तुम लोग प्लानिंग करके चलते हो तो ये डिसएडवांटेजेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आके तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ प्लानिंग है वो मैंने तुम लोग बोला कि एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, बाकी जितना मैंने करवा दिया इसी में से आएगा। और लेस सारा ही हम लोगों ने कवर करा है। पार्ट डी हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर अप कर लिया। पार्ट डी को अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि पार्ट डी में मैंने पहले भी बोला तुम लोगों को कि 2 क्वेश्चन आपको पार्ट डी में से ही उठाने हैं, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट है, दूसरा 3 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कर रहा है, ठीक है। हर एक चैप्टर क्या कर रहा है बेटा, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि अगर एक चैप्टर पढ़ा तो उसके पॉइंट्स आप दूसरे में डाल दो, दूसरे के पॉइंट पहले में डाल दो, तो ईजी तरीके से आप लोग कवर कर लोगे। और 40 मार्क्स तुम लोग यहाँ पे स्कोर करोगे सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के। तो बेस्ट है कि यही कॉम्बिनेशन उठाना, और सारा बंदा इस 3 चैप्टर के लिए तो बेटा अच्छी तरीके से मेहनत करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी तरीके से आगे हम प्लान करूँगा मैं उस तरीके से चलेंगे। 3 चैप्टर के ऊपर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है, वो मेरा हो गया। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी से बाकी जितने भी चैप्टर्स उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।